को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से प्रत्येक शुक्रवार को चलती इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के स्पीकर का बहुत ही बढ़िया मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपको अपने जीवन में सभी पार्टिसिपेंट्स जो ज़्यादातर हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स और कुछ फिजिशियंस भी रहते हैं कि जीवन में अपनी सोच का एक मुकाम जब हम पा लेते हैं तो जीवन बहुत उन्नत हो जाता है। उसका एक उदाहरण आज के व्याख्यान के पूर्णाहुति पे आप स्वयं में अपने आप के साथ जब बात करेंगे तब आपको महसूस होगा। आज का टॉपिक जो है अपना है आयुर्वेद, गौरवपूर्ण अतीत, चुनौतीपूर्ण वर्तमान, आशापूर्ण भविष्य। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। विश्व आयुर्वेद परिषद के इस अनवरत व्याख्यान माला में प्रोफेसर वैद्य कमलेश शर्मा सर का, भाई साहब का व्याख्यान हमने 50वां रखा था, 50th, जो हमने सेलिब्रेट किया था। हवा महल विधानसभा के विधायक जी तब आमंत्रित किए थे और बहुत अच्छा पूरा अपना यहाँ जो हॉल है वो हेमाद्रि भवन पूरा भरा हुआ था। और आपने व्यक्तित्व के ऊपर बोला था, व्यक्तित्व और आयुर्वेद का रोल। और मैं समझती हूँ कि बस तभी हमसे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और हमने बहुत मिस किया। और मैं बहुत सारे बच्चों को इस 9 वर्ष में भी बताती रही कि ऐसा नहीं सुना होगा आपने। और जो आपकी व्यवहारिक जो एक जीवन शैली है उनमें से जो आपने आयुर्वेद चुन चुन के बताया था जो अद्वितीय था। तो आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आपका परिचय सबके सामने रखना चाहूंगी। और आप प्रोफेसर वैद्य कमलेश शर्मा जी, पूर्व विभागाध्यक्ष, स्वस्थ एवं योग विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय जयपुर में आपने अपनी 98 से लेके अपना रिटायरमेंट तक आपने सेवानिवृत्ति तक यहाँ आपने अपनी सेवाएं दी। मैं जब हॉस्टल वार्डन थी तब आप चीफ हॉस्टल वार्डन थे और मैंने देखा था कि प्रत्येक समस्या के समय आप बड़े भाई की तरह साथ खड़े हो जाते थे। तो वो उत्तरदायित्व तो मेरे लिए बड़ा सरल रहा। तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी कि भाई साहब के पास अपने संपूर्ण कार्य काल में अनेक कमेटी, अनेक जिम्मेदारियां रही, अनेक कैंप आपने किए, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स आपके इतने है कि आप कभी पीयर रिव्यूड में भाई साहब का नाम लिख के आप सर्च करिएगा। प्रत्येक प्रेजेंटेशन में मैंने डिपार्टमेंट में भी कुछ आपके साथ में संस्कृत में जो अटेंड किए, तो आपका सकारात्मक रुख प्रत्येक बात को लेके, चाहे स्टूडेंट को समझाना, चाहे उनके लिए कोई आदेशात्मक बात कहनी, वहां भी तो व्यवहार रूपी सरलता हमने आपको जीते हुए देखा। और मैं समझती हूँ कि वो आप जहां भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं वहां भी, हमारे लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी, संस्कृत विभाग के बच्चों में भी हमने ये सुना। जब मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है ना, बच्चों से भी यही बात सुनी। तो ऐसे उदात्त और उदार व्यक्तित्व को आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करती हूँ और मुझे अत्यंत गर्व महसूस होता है कि आपने अपनी रजामंदी दी और आपने अभी इस व्याख्यान के लिए अपनी सहमति दी। एक मैं और भी बात सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी कि अभी ये समय 6 बजे का समय आपका रुग्णों को देखने के लिए उनका नैदानिक परीक्षण करने का होता है। उसके बावजूद भी आपने ये समय व्याख्यान माला के लिए निकाला, तो मैं तहे दिल से व्याख्यान से पूर्व ही आपका धन्यवाद भी करती हूँ और एक बार फिर से स्वागत भी करती हूँ। ओवर टू यू भाई साहब, वेलकम जी। यज्जागृतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। विश्व आयुर्वेद परिषद की इस अनवरत व्याख्यान माला में आज उपस्थित सभी स्नेही विद्वज्जनों को अभिवादन करता हूं। बहन हितल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं
नीति शतक का एक सूत्र है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना अंगीकृतम प्रतिपालयन्ति सुकृतः। उन्होंने 3 श्रेणियां रखी हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हम पता नहीं नियमित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा करके किसी काम को शुरू नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू तो कर लेते हैं उत्साहातिरेक में, पर धीरे धीरे उससे विरमित हो जाते हैं, ऐसी मध्यम श्रेणी। लेकिन एक बार किसी दायित्व को स्वीकार कर लिया तो उसको अनवरत बाधाओं के आने के उपरांत भी जो अंगीकृत कर लिया उसको स्वीकार करते रहना, निभाते रहना, चलाते रहना, ये कोई सरल काम नहीं है। ऐसा संकल्प वैद्य हेतल जी ने जो लिया है उसका उदाहरण है कि आज हम इतनी संख्या अब बहुत मायने नहीं रख रही है, सातत्य महत्वपूर्ण है। संख्या का मीटर तो अपने आप चलता रहेगा, परंतु निरंतरता, अनवरतता, ये सब इसकी विशिष्टताएं हैं इस आयोजन की। अभी परिचय में बहुत सी बातें हेतल बहन जी मेरे विषय में करी थी, उन बहुत सी बातों का तो मेरे विषय में मुझे स्वयं पता नहीं है जो बातें उन्होंने मेरे बारे में कही है, स्नेहातिशय के कारण उन्होंने ये सब बातें कही होगी। एक सामान्य सा आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी बने रहने का प्रयास भी है। मेरे जिस परिकर में उठता बैठता हूँ वहां पर मैं कुख्यात भी इसी रूप में हूँ कि कमलेश विद्यार्थी। सौभाग्य से ये जो अंदर का विद्यार्थी है ये जीवंत रहे, और इसको जीवंत रखने के लिए ऐसे आयोजन में सहभागी होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत पहले हेतल बहन जी ने कहा था कि आपका व्याख्यान हमको चाहिए, और जब कभी इमरजेंसी होगी तो हम इंस्टेंट तुरंत भी आपको याद करेंगे। तो उनको, उनकी इस तपोबल को, इनकी तपस्या को देखते हुए एक सहर्ष स्वीकृति मैंने दी हुई थी, एंटीसिपेटरी, कि कभी भी ऐसी स्थिति आए ना तो आप निश्चिंत होकर के मुझे बुला सकते हैं। तो कम से कम कुछ नई बात बताने की नहीं भी रही तो भी हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ संवाद करेंगे, वो भी बहुत उपयोगी रहेगा। ऐसी आश्वस्ति मैंने हेतल जी को दी हुई थी। अभी कुछ महीने पहले, आज वाली तिथि भी कुछ महीने पहले नियत हो गई थी, और ऐसे बैठे बैठे बात करते करते उन्होंने कहा कि आप विषय भी बताइए। तो तात्कालिक रूप से जो कुछ विषय मुझे सूझा वो उनको मैंने बताया। अच्छी बात ये कि ये विषय उनको अच्छा भी लगा, श्रोताओं को पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन ये विषय है कि इस पर भी हमको जरा सोचने मनन करने की आवश्यकता है। हमें मानकर चलते हैं कि आने वाले 50 साल, 100 साल, 200 साल कैसे होंगे हमारे, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे बीते 50 साल, 100 साल कैसे रहे हैं। और यदि आने वाले 1000 साल की हम कल्पना करते हैं तो फिर हमें और पीछे जाना पड़ेगा कि हमारा इतिहास 1 वर्ष पुराना कैसा रहा है, इसका भी हमको स्मरण करना पड़ेगा। एक स्वाभाविक ऐतिहासिक तथ्य भी है कि जिन समुदायों ने, जिन व्यक्तियों ने अपने इतिहास की उपेक्षा की है, उन्होंने बहुत कुछ खोया है। मानकर चलिए कि भविष्य का आधार स्तंभ ये इतिहास की नींव पर ही खड़ा होगा। इसलिए जब हम इन तीनों कालों की बात करते हैं कि हमारा गौरवपूर्ण अतीत रहा ही है, चुनौतीपूर्ण वर्तमान की हम जब बात करते हैं तो फिर हम भूत, भविष्य और वर्तमान की बात करते समय हम इस वर्तमान को कहां से गिनना शुरू करें। तो मुझे लगता है कि जब से हमारे सामने, आयुर्वेद समुदाय के सामने चुनौतियां उपस्थित होने लगी, तभी से ये चुनौतीपूर्ण वर्तमान हमको मान लेना चाहिए। आज यानी केवल 21वीं सदी को हम चुनौतीपूर्ण माने, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस 21वीं सदी के गर्भ से तो
आशापूर्ण भविष्य निकलने वाला है। इसलिए चुनौतीपूर्ण समय के पटाक्षेप के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं आज। तो फिर हम कहाँ से माने अपने इस चुनौतीपूर्ण वर्तमान को? तो मुझे लगता है कि हम उस समय से इस वर्तमान को माने जहां हम एक उच्चतम शिखर से कुछ नीचे की ओर आना प्रारंभ हुए उन चुनौतियों के कारण। तो कहां से माने? तो हम इसको काल के आधार पर मान सकते हैं कि यह समय 8वीं शताब्दी के बाद का भी हो सकता है, नहीं तो कम से कम 17वीं शताब्दी से तो हमें अपने इस चुनौतीपूर्ण वर्तमान को मान ही लेना चाहिए। इतिहास में जो ऐतिहासिक घटनाएं, वो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, उन सब का प्रभाव विज्ञान पर भी पड़ता है, पड़ता आया है। इसलिए आप ये देखिए कि 7वीं 8वीं शताब्दी से जैसे रस शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ, आयुर्वेदिक चिकित्सा को एक नया आयाम मिला। लगभग वही कालखंड ऐसा है जब एक सांस्कृतिक आक्रमण भी हमारे ऊपर हुआ, लेकिन 7वीं 8वीं शताब्दी में हुए उस सांस्कृतिक आक्रमण को हमारी संस्कृति का बहुत विध्वंस किया। उसके उपरांत भी आयुर्वेद के गौरव में कमी नहीं है आ पाई ज्यादा। इसमें कोई संशय नहीं है कि उस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आयुर्वेदज्ञों ने बहुत से बलिदान किए हैं। इसमें हम मान सकते हैं कि मुगलों के द्वारा यहाँ जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार हुआ, उस समय यहाँ के चिकित्सकों का कौशल देख करके बहुत से चिकित्सकों को वो अपने साथ लेकर के भी गए, और उनके साथ कैसा व्यवहार रहा ये अभी विचार का विषय नहीं है, परंतु इतना निश्चित है कि हम गौरवशाली हमारा अतीत की जब बात करेंगे तो फिर हमें वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी जिसके संदर्भ हमको प्राप्त होते हैं। उन संदर्भों का संक्षेप, कुछ उदाहरण, कुछ नमूने अपने सामने रखूं, उससे पहले एक सूत्र का मैं स्मरण आपको करा दूं कि हमेशा अपने मन मस्तिष्क पर, ललाट पटल पर उसको अंकित करके रखिए, तभी हम उसमें से कुछ बातें निकाल पाएंगे। और वो क्या है? आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर है। हमारे संहिताएं ग्रंथ हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है। हमारे लिए रामायण भी यही है, हमारे लिए गीता भी यही है, चरक सुश्रुत वाग्भट। तो जब उन संहिता ग्रंथों में ये कहा गया कि तत्र रूक्षो लघु सूक्ष्म चलोथ विशद खर है, ये बात के गुण उन्होंने जब लिखे होंगे तब भी थे, उससे पहले जब उन्होंने अनुभव किया होगा तब भी थे, आज भी है, और आज के हजारों साल बाद भी रहेंगे। इसका मतलब उन्होंने जो कुछ बात शास्त्र में कही है वह अकाट्य है, प्रमाण है, अनुभूत है, अनुभव सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो फिर अन्य जो बातें उस समय की फलश्रुति में कही गई हैं उन पर शंका क्यों? विश्वला को आय सी जंघा जोड़ दी गई, इंद्र के कुष्ठ का उपचार हुआ, चंद्रमा के यक्ष्मा का उपचार हुआ। ऐसे एकाध नहीं, अनेक उदाहरण हैं। तो जब आप कहेंगे कि आप कौन से उस सतयुग की बात कर रहे हैं, तब मैं फिर कहता हूं कि जब लेखन की शैली इस प्रकार की थी, वहां किसी भी प्रकार के अनुभव को लिखने का तरीका था वह होता था परिणाम मूलक। परिणाम मूलक था, प्रक्रिया मूलक नहीं होने से हमारी बुद्धि अब तक वहां नहीं पहुंच पा रही है। परंतु उस परिणाम में संदेह करना ये पाप करना है। इसलिए ये मानकर चलना चाहिए कि जो 2-3 उदाहरण मैंने दिए, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण सतयुग के हमको प्राप्त होंगे। उन सब में किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योग से जब मैंने कहा कि हम 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद से हम चुनौतीपूर्ण वर्तमान की गणना करते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि हमारे मन मस्तिष्क पर भी इसलिए उसका दुष्प्रभाव आया क्योंकि समाज पर उसका प्रभाव आया, और इसलिए हमने अपने अपने जो स्व था उस स्व को हम भुला बैठे, हमारी सामर्थ्य क्या है उसको हम भुला बैठे, और इस कारण से कभी कभी जाने अनजाने में, भोलेपन में, अज्ञानता के कारण हम भी
हमारे उन प्राचीन उपलब्धियों को मिथ ऐसा बोल देते हैं, ये माइथोलॉजी है ऐसा बोल देते हैं। ऐसा करना नितांत गलत है। हमें कम से कम आयुर्वेद के विद्यार्थियों को तो कभी भी हमारे जो ऐतिहासिक उपक्रम हुए हैं, हमारी विज्ञान की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हुई हैं, उनको मिथ कह करके, काल्पनिक कह करके उनका अनादर अपमान हमें नहीं करना चाहिए। उसका कारण, उसका दोष इसलिए भी नहीं है कि जिस समाज से हम निकल कर आए हैं, उस समाज में भी स्थिति इसी प्रकार की है कि वह जो 200 साल का कालखंड रहा, या यूं मैं सीधे सीधे कहूं कि 800 साल के मुगल आक्रमण ने उतना उतना नुकसान नहीं किया हमारा, जितना 200 साल के अंग्रेज शासन ने किया। खासतौर से आयुर्वेद के संदर्भ में हम जब बात करेंगे तो मानकर चलेंगे उन्होंने आयुर्वेद के समानांतर या आयुर्वेद को अपने उनके अपने क्षेत्र में ले जाकर जो कुछ विशिष्टताएं हासिल की, यूनानी के नाम से यूनान ले जाकर के, उससे फिर भी आयुर्वेद का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना 200 साल में अंग्रेज के काल में हुआ। तो जब हम सतयुग की बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये क्या गौरव की बात है, हम उसी को कब तक झुंझुना पीटते रहेंगे। मैं फिर कहता हूं कि सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, या चाहे अभी कलयुग चल रहा हो, गौरव की बात सदैव हमें प्रेरणा देने वाली होती ही है। और इसलिए चाहे सतयुग में किए गए जंगा संधान, नासा संधान, शिरस संधान हो, प्रक्रिया हमें पता नहीं है, वो हमें जाननी चाहिए, परंतु उस समय की लेखन शैली इस प्रकार की थी कि वो परिणाम मूलक लेखन होता था कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से हमने ये काम किया उसका परिणाम इस प्रकार का है। शायद प्रक्रिया के उल्लेख करने का हेतु यह रहा होगा कि उस समय तज्ञ लोग इतने बुद्धिमान रहे होंगे, इतने ज्ञानवान रहे होंगे कि उनको शायद प्रक्रिया की जानकारी देने की आवश्यकता उनको न लगी हो, इसलिए उन्होंने केवल परिणाम की बात कही। तो सतयुग के कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए, त्रेता युग में भी कोई कम उदाहरण नहीं रहे हैं। आप ये देखिए कि संसार भर में जहां कहीं भी आज भी सनातन के अवशेष मिलते हैं तो वहां कहीं न कहीं हमारी बात इसकी पुष्टि होती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे ध्यान में ही है। सुदूर लंका में बैठे हुए सुषेण वैद्य लक्ष्मण की चिकित्सा करने के लिए सुदूर उत्तर में स्थित हिमालय पर संजीवनी वटी का पूरा वर्ण रूप गंध बता देते हैं कि ऐसा उसका वर्ण होगा, ऐसे उसकी पहचान होगी और तुम वहां से लेकर आओ। इस प्रकार का निदान लक्ष्मण का करते हैं और उस निदान के लिए क्या उपक्रम होगा, वह चीज कहां से उपलब्ध होगी, वह भी साथ में बताते हैं। और तो स्वयं राम जब वनवास में गए, जब महाराजा दशरथ का प्राणांत हुआ, 14 वर्ष तक उसके संरक्षण की क्या विधा थी, तो आज तक हमारे लिए रहस्य ही है, परंतु थी तो सही है। जिस विधि से उन्होंने राम के पुनरागमन तक महाराजा दशरथ के शव को संरक्षित करके रखा अंत्येष्टि के लिए, क्या वह हमारे लिए बहुत उपयोगी उपाधि और गर्व करने लायक विषय नहीं है क्या? हाँ, संतान का विषय हो सकता है, कौन सी पद्धति उन्होंने अपनाई होगी, किस तरीके से उन्होंने उसका संरक्षण किया होगा। तो त्रेता युग में भी ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। ये माना जाता है कि द्वापर युग में अब तक का भीषणतम युद्ध महाभारत के नाम से हुआ है। अब महाभारत के काल में, उस युद्ध के काल में आयुर्वेद के अतिरिक्त तो अन्य कोई चिकित्सा पद्धति थी नहीं। अब ये विश्व युद्ध था एक तरह से, और उसके जो आंकड़े आज भी बताते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु उस हताहत उसमें हुए हैं, कितने लोग प्रतिदिन घायल होते थे और अगली सुबह फिर से युद्ध के लिए तैयार होकर जाते थे। तो क्या ऐसी विधा उसमें नहीं थी क्या घायलों के उपचार करने की, जिस पर आज भी गर्व किया जा सके? 18 अक्षौहिणी सेना एक तरफ कौरवों के साथ थी, पांडवों के साथ भी उतनी संख्या रही होगी, और 1:2, 1:1 न भी माने तो प्रतिदिन कितने लोग घायल रहे होंगे। तो सबकी विधा व्यवस्था आयुर्वेदज्ञों ने, क्या वह आज गर्व करने लायक नहीं है हमारे लिए? जानकारी जरूर हमें करनी चाहिए, कैसे कैसे कौन कौन सी विधाओं का उपयोग हुआ है। अभिमन्यु का गर्भ संस्कार में किस प्रकार का महत्व रहा और किस तरह से उसने
चक्रव्यूह में प्रवेश तो सीखा, लेकिन बाहर निकलना नहीं सीखा। इससे बड़ा अद्भुत प्रमाण चिकित्सा विधा के लिए और क्या हो सकता है, जो आज धीरे धीरे इस प्रगततम चिकित्सा पद्धति को अब समझ में आने लगा है। तो ये जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, ये केवल सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर तक सीमित नहीं रहा। मैं तो कहता हूं कालांतर में 200 साल पहले तक भी सारे समाज की स्वास्थ्य की व्यवस्था करने वाला यही एक आयुर्वेद था। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहां तक भी वहां अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने के पश्चात स्वयं लॉर्ड मैकाले, जिसने भारत में काली शिक्षा पद्धति लागू की थी, उसने इंग्लैंड की संसद में जो भाषण दिया, वह भाषण भी हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण था। उन्होंने बताया कि आज भी जो हमारा उपनिवेश है भारत, उस भारत के उपनिवेश में अच्छी से अच्छी सर्जरी साधारण सा व्यक्ति भी कर देता है, जो उनके यहाँ प्रगततम देश में भी नहीं होती है। वहां तक का गौर, इसलिए आपको ऐसा लगे कि केवल सतयुग त्रेतायुग की बात करने से काम नहीं चलेगा। ये बात मैं 18वीं शताब्दी की कर रहा हूं। वहां तक भी उन्होंने इस प्रकार के उदाहरण देकर समझाया है। और फिर जब तह में गए तो उनको पता चला कि हम इस शासन को अगर लंबे समय तक स्थिर रखना चाहते हैं, तो फिर ये जो सनातनत्व है, चिकित्सा की शाश्वत पद्धति है, इस पर भी आक्रमण करना पड़ेगा। और उस आक्रमण का दुष्परिणाम ये रहा कि हमारा वह जो चुनौतीपूर्ण समय था, वह वहां से प्रारंभ होता है। आप ये देखकर हैरान होंगे कि वह स्वयं जिसने देश भर में भ्रमण करके फिर संसद में पेश करने के लिए जो रिपोर्ट तैयार की, उसका आकलन ये था कि देश भर में छोटे छोटे गांव-गांव में इस प्रकार के चिकित्सा केंद्र और शिक्षा केंद्र हैं। वे भारत की रीढ़ हैं और हर गांव में हर चिकित्सक अपने स्थान पर जिस जिस क्षेत्र में वह अपना चिकित्सा कार्य करता था, वहां उपलब्ध होने वाली औषधियों को उसकी जानकारी होती थी। और वहां से ऐसा नहीं था कि हर यूनिट, हर गांव अपने आप में इतना आत्मनिर्भर था, क्योंकि चरक का जो सिद्धांत है कि जो जिस देश में पैदा हुआ व्यक्ति है, उस देश में पैदा होने वाली औषधि उसके लिए उपयुक्ततम है। उसी क्षेत्र में उत्पन्न औषधियों से श्रेष्ठ स्वास्थ्य बनाए रखना। और स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, ये कुछ सामुदायिक दुर्गुण थे जिस कारण से हम दुस्थिति में फंसे, और उसका दुष्परिणाम आज भी मानकर चल रहे हैं कि वह जो चुनौतीपूर्ण वर्तमान का समय प्रारंभ हुआ, अब तक भी उसके अवशेष शेष हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं यही कहता हूं कि हम सब लोगों ने आयुर्वेद का इतिहास पढ़ा है, और आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते समय जब काल गणना करते हैं, तो हम भी उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित की गई काल गणना को मान लेते हैं। इस अवसर पर मुझे एक विद्वान का स्मरण होता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में एक पीठ के प्रधान हुआ करते थे, अब दुर्भाग्य से भी नहीं रहे। उनका व्याख्यान भी अपने संस्थान में एक बार कराया था उन्होंने, काल गणना के विषय में। हमें मान बैठे हैं कि चरक सुश्रुत का काल ईसा से 1000 साल पहले लगभग माना जाता है। उन्होंने तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि आपकी चरक और सुश्रुत महाभारत काल से पहले के हैं। ऐसा तथ्य उन्होंने हमारे सामने रखा। तो वो चुनौती का असर आज तक भी है कि हम भी उसी कॉलोनियल माइंडसेट में होकर के उसी काल गणना पर निर्भर हो रहे हैं। कभी भी आवश्यकता हमने महसूस नहीं की कि जो तथ्य ऐतिहासिक रूप से प्राप्त होते हैं, तो क्या उनके आधार पर हम अपनी काल गणना ठीक प्रकार से करें या नहीं करें। इस शताब्दी के प्रारंभ में भी, बीती शताब्दी के प्रारंभ में भी, यानी 20वीं शताब्दी जब से प्रारंभ हुई, उससे पहले भी, जब पूरी तरह से पाश्चात्य प्रभाव देश में आ चुका था, उसके उपरांत भी स्थान स्थान पर जो प्रतिष्ठित आयुर्वेद चिकित्सक हुआ करते थे, उनकी चिकित्सा का प्रभाव इतना था कि राज्याश्रय और समाजाश्रय जरूर उनको मिल रहा था, लेकिन उसके उपरांत भी किसी भी प्रकार का वैदेशिक चिकित्सा क्रम उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। यानी चुनौतियां उपस्थित होने के बाद भी लंबे समय से जिस प्रकार की उपलब्धियां हमारे विज्ञान की रहती आई हैं, उनको तिरोहित और विलोपित होने में भी शताब्दियां लगी, क्योंकि सहस्राब्दियों की साधना थी। उसको मिटाने के लिए जो योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक प्रयास किए गए, उसी का आधार ये रहा कि हमारा माइंडसेट इस प्रकार का बन गया।
हम लोगों को ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जिन ऐतिहासिक लेखकों को आधार मानकर हम अपने आचार्यों की काल गणना करते हैं, जिसके लिए भारतीय इतिहासकार बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो इतिहास विभाग के प्रमुख हैं वो संदर्भ मानते हैं कि अंग्रेज इतिहासकार जो मिलर है उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें आयुर्वेद का भी एक चैप्टर अलग से है, उन्होंने जो काल गणना करके दे दी आज हम उसी को मान बैठे हैं। जबकि स्वयं वह इतिहासकार अपने इतिहास की पुस्तक का प्रीफेज लिखते समय वो कहता है कि मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो लिखा है परंतु मैं कभी भारत में नहीं गया। वो स्वयं लिखता है कि मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो लिखी है पर मैं किसी भारतीय व्यक्ति से नहीं मिला। वो ये भी कहता है कि मुझे किसी भी भारतीय भाषा की, खास तौर से संस्कृत की जानकारी नहीं है। लेकिन कितने कुटिल वो लोग रहे होंगे, प्रात्यक्षिक किए बिना भी उन्होंने जो ग्रंथ लिख दिया सो लिख दिया। दुर्योग रहा कि हमारे इतिहासकारों ने उसी को आकर ग्रंथ, उसी को प्रमाण मान करके सब तरह की कालगणना को स्वीकार कर लिया। ये चुनौती हमारे लिए बनी रही। तो मैं मानता हूं चाहे वो मैक्स मूलर रहे हों, खास षड्यंत्र को लेकर उन्होंने हमारे साहित्य का स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, चाहे वो मिलर हो, चाहे मैक्स मूलर, चाहे मैकाले हों। तो ये 3 एम ऐसे हुए जो हमारी इस जो सनातन जो चिकित्सा पद्धति थी उसके ह्रास का सबसे बड़ा कारण रहे। तो ये जो चुनौती का काल 200 वर्ष प्रारंभ हुआ, इस चुनौती के काल के प्रारंभ होने के बाद भी जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ वो ये कि आज भी हम ऐसा बोल देते हैं कि हमारे चरक सुश्रुत का काल ईसा से 1000 वर्ष 12 वर्ष पूर्व है। आज भी हम ये मान लेते हैं कि ये काल्पनिक कथाएं पुराण में जो लिखी हैं इनका आधार नहीं है। ये उस कॉलोनियल माइंडसेट, उस उपनिवेशवाद का जो दुष्प्रभाव मन मस्तिष्क पर आज तक बना हुआ है उसी का दुष्परिणाम है। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि आज अनुकूलताओं के प्रारंभ हो जाने के उपरांत भी अभी तक भी हम उस दास्ता की मुक्ति से बाहर आ नहीं पाए हैं। तो ये चुनौती का काल एक तरह से मैं मान सकता हूं कि एकदम अब अपने निम्न स्तर पर आ चुका है। अब हम इसके अगर भविष्य की काल गणना की दृष्टि से देखें तो आने वाले समय में हमारे पास कितनी उज्जवलता दिखाई दे रही है। पिछले दिनों हम तो स्वयं सनातनी हैं, ये मानते भी हैं कि भगवान मंगलमय कहलाते हैं, इसलिए अमंगल में से कैसे मंगल निकालते हैं इसका प्रमाण कोरोना काल आया। आज कम से कम इस सदन में अभी इस सभा से जो जुड़े हुए लोग हैं सबने उसका प्रत्यक्ष किया है, बहुत अनुभव किया है। और ये अनुभव में आता हमारे यहाँ कि इस आपदा के समय पर भी जिस प्रकार की सेवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सकों ने की है उसका सानी नहीं है कोई। दुर्योग से पैंडेमिक एक्ट के कारण सांस्थानिक दृष्टि से हम चिकित्सा करने को अधिकृत नहीं थे। उसके उपरांत भी वैयक्तिक स्तर पर लाखों आयुर्वेद चिकित्सकों ने करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया है। हमको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये एक रिपोर्ट में जहां ही कहीं बात करता हूं इसको जरूर उल्लेखित करता हूं। 20 सितंबर 2020 को वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का एक प्रसिद्ध अखबार, एक सर्वे प्रकाशित करता है और वो सर्वे होता है कि इस पैंडेमिक में बड़े बड़े देशों में जिस प्रकार की जनहानि हुई है उसका आंकड़ा उन्होंने पेश किया है। और यूं देखा जाए तो हम लोगों के लिए एक एक मौत भी बहुत कष्टकारक होती है, परंतु वह जो रिपोर्ट आंकड़ा दे रही है उस आंकड़े को जानकर थोड़ा सा संतोष भी होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के उपरांत भी, 200 साल की गुलामी के उपरांत भी, पद दलन हमारे विज्ञान को हुआ उसके उपरांत भी जो वह आंकड़ा था वह उत्साहजनक था। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत, इन दोनों, उन्होंने और भी देशों की तुलना की, परंतु भारत और अमेरिका के भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्थाएं, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ की साक्षरता, यहाँ लोगों की औसत आय, इन सब की तुलना अगर अमेरिका देश से करते हैं तो हम कहाँ ठहरते हैं?
इसका अंदाज अनुमान हम स्वयं लगा सकते हैं। और उसके उपरांत वो कहते हैं कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों के उपरांत भी प्रति 10 लाख अमेरिका में 672 डेथ कोरोना के कारण होती है। प्रति 10 लाख 672 डेथ अमेरिका में होती है, प्रति 10 लाख केवल 72 डेथ। आप तुलना करिए, वहां के संसाधन, वहां की चिकित्सा की समृद्धि, वहां के चिकित्सा संस्थान, प्रगत विज्ञान, उस सब के उपरांत भी लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, लोगों के अपने निजी संसाधन, उस सब के उपरांत भी यदि इस प्रकार का आंकड़ा इस पेंडेमिक में आता है, इसका श्रेय मैं खुले मंच से आयुर्वेद को देता हूं। और इस प्रकार की एक डिबेट हो भी गई दूरदर्शन पर। एक डिबेट में एक आधुनिक चिकित्सा के संघ के अध्यक्ष के साथ मेरा बहस चल रही थी। तो आप पत्रकार ने पूछ लिया उनसे कि आपकी क्या भूमिका रही पेंडेमिक में। तब मैंने उनको कहा कि संस्थागत रूप से पेंडेमिक एक्ट के तहत हम प्रतिबंधित थे, परंतु इसके उपरांत भी चिकित्सक होने के नाते जिस किसी भी चिकित्सक के पास कोई रोगी पहुंचा है, वह व्यक्ति आज भी स्वस्थ है, उस समय भी बच पाया, और तो और अब तक भी किसी प्रकार का कोई उपद्रव से ग्रस्त नहीं है। जबकि उस समय जिन जिन लोगों ने समानांतर जो चिकित्सा पद्धति थी इसके उपचार में रहे, आज भी किसी न किसी प्रकार का कष्ट पा रहे हैं। संजोग से उस समय जिनके साथ मेरी डिबेट चल रही थी, तब उन्होंने कहा कि आपको परमिशन देते भी कैसे, क्योंकि आपके पास तो इस प्रकार के कोई आंकड़े तो थे नहीं, तो आप क्या चिकित्सा करते। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा अभी अभी महाशय आपने ऐसा कहा है कि बिल्कुल नई व्याधि है। जब व्याधि ही नहीं है, विषाणु नया आया है, ये जीवाणु नया आया है ये, तो फिर आपके पास कहाँ इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध थे। और फिर यदि आंकड़े उपलब्ध थे तो आप ये बताइए, जब कोरोना आया फर्स्ट वेव में आपने सबको जिथ्रोमाइसिन खिलाया, सेकंड वेव जब आई तो आपने रेमडेसिविर खिला दिया, और जब थर्ड वेव आई तो न जिथ्रोमाइसिन रहा न रेमडेसिविर रहा, और केवल डोलो के आधार पर चिकित्सा करते रहे। तो ये कौन सी वैज्ञानिकता और कौन से आंकड़े आपके पास थे। हमने तो ये कहा कि हर चिकित्सक ने अपने पास उपलब्ध संसाधनों से संजीवनी, गिलोय, अश्वगंधा से लेकर त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण वसंत मालती तक जिसके पास जैसी उपलब्धि थी, जैसी रोगी की स्थिति थी, उसका उपयोग करके करोड़ों लोगों को प्राणदान दिया है। ये हमारा प्रमाण है इस बात का। और फिर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जो इजिथ्रोमाइसिन सेकंड वेव में काम नहीं कर पाया, जो रेमडेसिविर थर्ड वेव में काम नहीं कर पाया, उसकी क्या प्रामाणिकता है। हमारी संजीवनी बटी, हमारी अश्वगंधा, हमारी गिलोय 5000 वर्ष पूर्व भी जितना काम करती थी उतना ही काम आज भी कर रही है, और 5000 साल बाद भी करेगी। ये आंकड़ा है हमारे पास, ये दावा है हमारे पास। और मैं तो ये कहता हूं, यह जो वाशिंगटन पोस्ट का जो आंकड़ा आया है, उसमें भी भारत में जो इतनी कम जनहानि हुई उसका श्रेय मैं आयुर्वेद को देता हूं। तो वो चिढ़ पड़े कि इतनी कम डेथ होने का श्रेय आप आयुर्वेद को कैसे देते हो। तो मैंने ये कहा, श्रीमान आपने शायद एलोपैथी पढ़ी होगी, परंतु आपके पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी ने तो आयुर्वेदीय जीवन जिया है। इसलिए वर्षों वर्षों तक, पीढ़ियों तक भारतीय जन समुदाय ने जिस जीवन शैली को अपना कर रखा है, वह जीवन शैली आयुर्वेद के द्वारा दी गई थी। और उस जीवन शैली को जीने के कारण इस वायरस का दुष्प्रभाव जितना अन्य विकसित देशों में हुआ उतना हमारे यहाँ नहीं हुआ। इसका श्रेय इस कारण से मैं आयुर्वेद को देता हूं। तो उन्होंने आपत्ति की कि 4 पीढ़ी पहले किसी ने आयुर्वेद की जीवन शैली जी होगी, उसका आज क्या प्रभाव कह रहे हो। संजोग से उसी दिन अखबार में एक ऑस्ट्रेलिया की एक स्टडी प्रकाशित हुई थी, और उन्होंने ये कहा, उस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि जो लोग अगर इस समय बहुत ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उनकी आने वाली संतान उस प्रकार की सेडेंटरी लाइफ बिना जिए, बिना फास्ट फूड का सेवन किए भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज से ग्रस्त होंगी। तो मैंने कहा ये स्टडी भी आप ही के पैरामीटर्स पर हुई है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में फास्ट फूड और सेडेंटरी लाइफ का दुष्प्रभाव दिखाई दे सकता है,
तो हजारों हजारों साल तक कई पीढ़ियों ने जो आयुर्वेदिक जीवन शैली को जिया है, उसका परिणाम वर्तमान पीढ़ी को क्यों नहीं प्राप्त होगा? तब जाकर वे सज्जन निरुत्तर हुए। ये हमारा गौरवशाली अतीत के बाद से जो चुनौतियां हमारे सामने आई, उसको लेकर आगे बढ़ने का मार्ग हुआ प्रशस्त। अब आज जो चुनौतीपूर्ण काल है, मैं मानता हूं उसका समापन होने जा रहा है। मैंने चुनौती बरस, 2 बरस, 5 बरस नहीं मानी। हमारे सामने चुनौतियां 200 साल पहले प्रारंभ हुई। गांव गांव में जो चिकित्सक थे, उनको योग्यता के अभाव में चिकित्सा से प्रतिबंधित किया जाने लगा। अपने स्तर पर वो जितना कर पाते थे ठीक थे, लेकिन योग्य यानी उनके द्वारा प्रस्थापित की गई चिकित्सा पद्धति का जो व्यक्ति था, वही चिकित्सा करने का अधिकारी होगा। मैंने उनको ये जब चर्चा हुई तो कहा कि श्रीमान, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में शुरू किया था, और उस पर कलकत्ता में शायद 1937 या 1938 की बात रही होगी। उस मेडिकल कॉलेज के पहले पहले टीचर्स, वहां के जो सबसे पहले का जो आयुर्वेद कॉलेज चल रहा था, उसके टीचर्स मेडिकल कॉलेज के पहले टीचर्स बने थे। इसलिए मानो तो ठीक, नहीं तो तुम्हारे गुरुओं के गुरु तो आयुर्वेद के जो टीचर थे वही रहे हैं। हमें इस बात का घमंड गुमान नहीं है, परंतु चुनौतियां समाज में जो आई, और चुनौतियां मैं कह रहा हूं ये व्यक्ति का दोष, ये समाज का दोष नहीं, ये परिस्थितियों का दोष था। और लंबे समय तक रहने के कारण हम आत्म विभ्रंश हो चुके। एक तरह से हमारी अपनी जो स्थिति थी, हमारी जो एक संपदा है, हमारी एक जो ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, उसको हम भुला बैठे कि हम क्या थे। आज फिर से करवट ली है, उसको पहचान लेने की जरूरत है। एक वाक्य मैं बार बार दोहराता हूं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक बात इसी कोरोना काल में अनेक बार उन्होंने कही, अनेक मंचों से कही कि ये आपदा को अवसर में बदलना, ये हमको आना चाहिए, और देश इसके पीछे लगा हुआ है। मैं उसके आगे एक चीज और जानता हूं कि आपदा को अवसर में बदलना और अवसर को उपलब्धि में बदलना, ये हमारी समय की आवश्यकता है। इसलिए चुनौतीपूर्ण अतीत आशापूर्ण भविष्य की ओर ले जा रहा है, पर चुनौतियां अभी भी हमारे सामने विद्यमान हैं। कैसी चुनौतियां हैं? चुनौतियां ऐसी हैं कि अब संसार जिस प्रकार की आशा भरी नजरों से हमें देख रहा है, वैसी तैयारी हमारी है क्या? जब मैंने सुषेण वैद्य का उदाहरण दिया कि सुदूर दक्षिण में बैठा हुआ एक आयुर्वेद चिकित्सक सुदूर उत्तर में स्थित वनस्पति की गुणधर्म एक सामान्य से व्यक्ति को, हनुमान को बताकर भेजता है कि ऐसी ऐसी वनस्पति होगी, उसको तुम्हें लेकर आना है। यह अलग बात है कि वहां भी मायाजाल होने के कारण वैसी अनेक छद्म वनस्पतियां दिखाई देने लगी, तो ये तो प्रभु हनुमान का कौशल था कि पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए। आज जब ये सुक्ति हम पढ़ते हैं कि निघंटुना विना वैद्यो, हम चिकित्सकों के सामने चुनौती बड़ी यह है कि वनौषधि का ज्ञान कितना हमें हो पा रहा है। प्रहसन में ही सही, लेकिन किसी ने जो ये उक्ति कही आज बड़ी सार्थक होती है, ये कि अस्माकं मूर्ख वेद्यानाम पंसारी द्रोण पर्वत है। अनंत मूल हमने मांगा और पंसारी ने बोरी में हाथ डालकर निकाल कर जो दे दिया, हमने उसी को अनंत मूल मान लिया। हम भेद नहीं कर पाते। गिलोय और गिलोय जैसे अन्य वनस्पति सूखी हमारे सामने है, तो वो कौन सी उसका विभेदक चिन्ह है, ये हम नहीं जान पाते। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है। ये चुनौती के कालखंड का समापन मैं मान रहा हूं, लेकिन जो चुनौतियों की पूंछ अभी तक बची हुई है वह इस प्रकार की है। पहली बात उदाहरण के लिए मैंने कही, इससे पहले मैं कह चुका हूं कि एक इस औपनिवेशिक मानसिकता से हमको बाहर आना पड़ेगा। हमें अपनी शक्ति का एहसास करना पड़ेगा, और उसके लिए जितना श्रम देना चाहिए उतना देना पड़ेगा। आप ये मानकर चलिए कि जिन छोटी छोटी बातों का आचार्यों ने उल्लेख किया है, साधारणतया हम उनकी उतनी उपेक्षा कर रहे हैं। आज के समय में नया विषय चलने लगा है एआई। इस एआई को समझने से पहले हमने अगर इंद्रिय स्थान चरक का ठीक से पढ़ लिया, तो एआई सबसे ज्यादा उपयोगी हमारे लिए हो सकता है। आप ये देखिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है इंद्रिय स्थान, और इसको हम
पढ़ते समय भी एक प्रश्न आया तो विकल्प के रूप में छोड़ देंगे, इंद्रिय स्थान को बाईपास। मैं स्वयं लंबे समय तक संहिता सिद्धांत का विद्यार्थी रहा हूं। ये अनेक बार ऐसा होता आया है कि इंद्रिय स्थान पढ़ने पढ़ाने की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा उपेक्षित रहा है, लेकिन उसका मर्म जाने बिना हम अच्छे चिकित्सक नहीं बन सकते। और आज जब एक कृत्रिम प्रज्ञा का समय आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऐसे में पहले सूत्र से लेकर आखिरी सूत्र उतना ही उपयोगी है संहिताओं का, परंतु इंद्रिय स्थान इतना उपयोगी होगा। और यह मानकर चलिए, अगर तो हमने ऐसे सूत्रों को अगर इसमें स्वीकार कर लिया, तो देखिए कि एआई के क्षेत्र में कोई अन्य पैथी संसार की आज भी सानी नहीं है। मैं देता हूं इस बात का उदाहरण भी देता हूं, बार बार ये कहता भी हूं ये, कि संसार की ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति है जो बीमार होने से पहले व्यक्ति का विचार करता हो? ये आयुर्वेद है केवल। जहां तक मेरी जानकारी है, संसार में प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां अपना जौहर, अपना कौशल दिखाने के लिए व्यक्ति को बीमार होने की प्रतीक्षा करती हैं। हमारा तो प्रथम प्रयोजन ही यही है कि अब बीमार होने से पहले आप कैसे ठीक रहें। इस स्थिति का ही तो नाम आयुर्वेद है ये। और अब जब ये करवट ले रहा है इतिहास, सर्वांगिक उन्नति का मार्ग अब हमको दिखने लगा है, तो आप मानकर चलिए कि चुनौती का कालखंड जाने वाला है, परंतु वह चुनौतियां कुछ सबक हमको देकर जा रही हैं कि आज संसार के सामने उपस्थित जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हम आयुर्वेद के माध्यम से दे सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है ये कि आज 70% रोगी का भार केवल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज का है, और वहां किसी प्रकार के एंटीबायोटिक, किसी प्रकार के एंटी एलर्जिक, इसका उपयोगिता ही नहीं है। और एक चुनौती तो उन्होंने खड़ी कर ही दी है कि आने वाले कुछ समय में ये प्रगत एंटीबायोटिक्स काम करने वाले नहीं है, और जिनका काम है वहां ये भी है कि वो एक काम के लिए दिया, दूसरे 3 विकार, उसके दुष्प्रभाव और सामने आ रहे हैं। ये सारा संसार त्रस्त है इन सब चीजों से। इसलिए ये जो एक अनुकूलता बीते 5 साल में संसार भर में पैदा हुई है, ये हमारे लिए इतना अनुकूल है आयुर्वेद को प्रस्थापित करने के लिए। अब अवसर क्या है हमारे सामने? आप ये मानकर चलिए कि संसार में जहां कहीं भी आज सर्वमान्य नेता के नाते जिसकी सर्वाधिक प्रसिद्धि है, जिस विज्ञान की ब्रांडिंग मोदी जैसा व्यक्ति करता हो, हमको पीछे चलते रहने की, पीछे गति बनाकर साथ उठकर चल पड़ने की जरूरत है। हमारे देश के एक बहुत अच्छे संत हुए हैं 20वीं शताब्दी के अंत में, बड़ा कार्यकाल रहा उनका, हम सब जानते हैं, नाम सुना ही होगा, महर्षि महेश योगी। संसार भर में 108 देशों में उनके सेंटर्स चल रहे हैं। उनको आवश्यकता है अच्छे चिकित्सकों की। ऐसे एक नहीं है तो महर्षि योगी का मैंने नाम दिया, ऐसे बहुत से संत भारत के जिनका संसार भर में बहुत प्रभाव है। कोई अध्यात्म के नाते, कोई योग के नाते, कोई जीवन शैली के नाते, किसी न किसी रूप में उन्होंने पाश्चात्य जगत में जिस प्रकार का प्रभाव बनाया है, वहां इस प्रकार की अनुकूलता है। तो आयुर्वेद कम्युनिटी में जो इस प्रकार के रुझान के लोग हैं, जो इस प्रकार की रुचि रखने वाले लोग हैं, ये संपूर्ण विश्व यानी एक असीमित आकाश हमारे लिए खुला हुआ है और अवसर दे रहा है, बुला बुला कर कह रहा है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि अगर हमने पहले 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था कर ली, उसके बाद बचे हुए 5.5 अरब लोगों की व्यवस्था सोचेंगे। संसार में, इस सृष्टि में इस समय 7 अरब लोगों की जनसंख्या है, तो जो 1.5 अरब हम हैं, पहले हमारे अपने सहोदर हैं, इनकी व्यवस्था हम कर लें। इसलिए साधारणतः आज भी जहां कोई सभा, सेमिनार, संगोष्ठी होती है, तो हम विचार करते हैं अमेरिका का, हम विचार करते हैं जापान का, हम विचार करते हैं जर्मनी का, हम विचार करते हैं चीन का, परंतु मैं जहां बैठा हूं, मेरे पड़ोस के मोहल्ले में, मेरे पड़ोस की गली में, पड़ोस के गांव में क्या न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं भी आज उपलब्ध हैं या नहीं है? ये जाति जाति चुनौती हमारे सामने हैं। चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस इत्यादि को तो सुविधाएं देने वाले बहुत लोग हैं, नहीं तो वो इतने समर्थ हैं कि आपके पास चमत्कार हुआ तो वो स्वयं चलकर आएंगे। इसलिए सारा सब कुछ ध्यान उधर उधर मात्र उधर लगाकर रखने के बजाय जो व्याप मेरा अपना है, जहां से मैं हूं,
जहां मेरी पहचान है, जहां इस विज्ञान की नींव है, एक बार वहां से हम शुरू करेंगे तो इन चुनौतियों को समझते हुए, जैसे मैंने कहा, नैदानिक क्षेत्र में आज हमारे बुजुर्गों को तपोबल ही रहा होगा, हालांकि उस तपोबल के कारण बहुत सी हानि हमारी पीढ़ी को भी उठानी पड़ रही है। उन्होंने अपने तपोबल के आधार पर, अपनी तपस्या के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर वे शायद रोग निदान करते समय नाड़ी, मूत्रम, मलम, जीवाम, शब्दम, स्पर्शम, दृगा करते सबका उपयोग करते होंगे, लेकिन रोगी को ऐसा लगता था कि इन्होंने नाड़ी देकर सब कुछ जान लिया। आज वैसी अपेक्षा हर रोगी की हमसे होती है। आने वाला रोगी आते ही बैठेगा और सबसे पहले हाथ रखता है आगे। तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि नाड़ी है, मूत्र है, मल है इत्यादि जितने भी उपक्रम हो सकते हैं रोग ज्ञान के लिए, जितने उपक्रम हो सकते हैं रोग निवारण के लिए, और जितने उपक्रम हो सकते हैं रोग के अपुनर्भव के, क्योंकि हमारे यहाँ तो श्रेष्ठ चिकित्सक उसे ही कहा है कि केवल रोग को मिटा देना भरत नहीं, उसका अपुनर्भव भी तो करना है ये। इसलिए जहां कई बात चलती है कि वहां उन्होंने कुछ विधाएं भी की कि प्राइमरी ये इंटरवेंशन है, सेकेंडरी इंटरवेंशन है, या टर्सरी इंटरवेंशन है। मेरा तो ये मानना है, या यूं कहूं कि आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के कारण दिनचर्या में होने वाला हर उपक्रम हम एक चीज को उठाकर ले लें, अभ्यंग, धत्वन, प्रातः ये उषपान, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है? मेरा तो ये कहना है कि दिनचर्या में विभिन्न संहिताओं में बताए गए जितने भी 37, 38, 37 और 38 उपक्रम जितने भी है, जागरण से लेकर के अपने अध्यवसाय तक आने में जितने काम हमको करने होते हैं बताए गए शास्त्रकार में, वे सारे के सारे प्राइमरी भी हैं, सेकेंडरी भी हैं, टर्सरी भी हैं। अब धूमपान के गुण उठाकर देखिए, उसके फलश्रुति में देखिए, धूमपान में 27 से ज्यादा रोगों के बचाव का उल्लेख है, पर धूमपान वही हरेणुकाम प्रियंगुम चे वैसा ही हमको बनाना पड़ेगा, तब उस प्रकार के फलश्रुति आज भी सिद्ध हो सकती है। तो फिर वही बात जहां से मैंने शुरू की थी कि जब हम हरेणुकाम प्रियंगुम चे इसका निर्माण करने लगेंगे, तब हमें ध्यान रखना होगा आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। अगर तो हमने ऐसा प्रयास किया भी तो हमें कट शॉर्ट करने वाला है। इसलिए शास्त्र का विचार करते हुए शास्त्र का व्यवहार सुनिश्चित करेंगे ना, तो ये जाति जाति चुनौतियां हमारे लिए उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करने ही वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। इन सब विपरीतताओं के उपरांत भी बीते 200 साल, जिसको मैंने चुनौतीपूर्ण काल कहा, उस चुनौतीपूर्ण काल में भी हमारे जितने पूर्वज इन 200 सालों में हुए हैं, उन्होंने कोई कम कौशल, कोई कम जौहर, कोई कम चमत्कार नहीं किए हैं। चाहे वो साहित्य का लेखन रहा हो, चाहे वह स्वतंत्रता का आंदोलन रहा हो, अपने आयुर्वेदीय विधा का जीवन जीते हुए भी, आयुर्वेदीय विज्ञान की सेवा करते हुए भी स्वतंत्रता के इतिहास में अग्रणी रहे, ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। हम तो जयपुर में बैठे हैं, जब कभी समय मिले, फुर्सत मिले, तो अभी प्रारंभ में चर्चा करते समय हेतल बहन जी कह भी रही थी कि परीक्षा की तैयारी के बिना स्वाध्याय करने का जो आनंद होता है, उसका कोई पैमाना ही नहीं है कोई। तो जब हम औपचारिक परीक्षा देते समय तो नहीं, परंतु जब रोगी परिचर्या कर रहे होते हैं, रोगी के लिए व्यवस्था पत्र बना रहे हैं, रोगी का निदान कर रहे होते हैं, उस समय भी यदि हम स्वाध्याय करते हैं, उसका भी एक अलग ही आनंद है। हमने रोगी को तो देखा, रोगी को देखने के बाद जब माधव निदान देखते हैं तो ध्यान में आता, अरे आचार्य माधव करने जैसा कुछ कहा वैसा का वैसा तो यहाँ मिल रहा है। बस वो युति जोड़ने की बात, ये चुनौती के बाद की जो आशापूर्ण समय आने वाला है, उसकी पीठिका इसके माध्यम से ही हमको रखनी पड़ेगी। जयपुर में स्वामी कृष्णराम भट्ट विरचित सिद्ध भेषजन मलिमरा उठाकर देखिया, छोटे छोटे मुष्टि प्रयोग, इतने अनुभूत प्रयोग, और वो किस कालखंड में लिखा गया, जब वही चुनौतीपूर्ण काल था, वही जब विदेशी आक्रांताओं का शासन था। उस दौरान आयुर्वेद पंचानन भी हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेदीय चिकित्सा, आयुर्वेदीय शिक्षण, आयुर्वेदीय लेखन, आयुर्वेदीय पत्रकारिता, इन सब में अग्रणी रहते हुए अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया और उस चुनौती काल का मुकाबला किया।
ये यूं कहें कि ये मेरी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी थोड़ी सौभाग्यशाली है, जिन्होंने अपनी आंखें स्वतंत्र होने के पश्चात खोली, या कहूं मैं इसमें थोड़ा संशोधन भी कर लूं कि स्वाधीन होने के पश्चात खोली। यही चुनौती का समय था। इसलिए दो शब्दों के अंतर को हमें समझ लेना पड़ेगा कि 77-78 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हम स्वाधीन तो हो गए, परंतु भी स्वतंत्र होना बाकी है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में अभी अपना तंत्र आया नहीं है। आपने देखा होगा, जब से ये वेबिनार श्रृंखला प्रारंभ हुई है, तब से एक संकल्प का बार बार ध्यान हेतल जी दिलाती हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित हो, ये स्वतंत्रता का एक सोपान है। स्वाधीन हम हो गए, स्वतंत्र होना बाकी है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में अपने तंत्र को स्थापित करना, उसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद को स्थापित करना, जब ये होगा तब स्वतंत्र होंगे। अभी हम स्वाधीन हुए हैं, सत्ता हस्तांतरण मात्र हो गया, परंतु अभी हर क्षेत्र में अपने अपने तंत्र का आना बाकी है। न्याय तंत्र में स्वयं, चिकित्सा में स्वयं, समाज व्यवस्था में स्वयं, बहुत से समाज जीवन के क्षेत्र, उन सब में इस स्वत्व का आना बाकी है। अपना अपना जब तंत्र आएगा, तब हकीकत में वास्तव में हम स्वतंत्र माने जाएंगे। अभी हम उत्सव मना लेते हैं, खुश हो लेते हैं, परंतु अभी भी चिकित्सा के क्षेत्र में अपने तंत्र का आना बाकी है। इसलिए यूं कहें कि स्वाधीन भले हम हो गए, परंतु स्वतंत्र होना अभी बाकी है। और इसीलिए जिस दिन ये होगा, बहुत आशावादी हूं, ऐसा एक न एक दिन जरूर होकर रहेगा। छोटे छोटे बहुत सारे प्रयास, स्थान स्थान पर व्यक्ति व्यक्ति की ओर से जब प्रयास होंगे, तो आप मानकर चलिए कि वह आशापूर्ण समय आने वाला है। अब अनुकूलताएं आने वाली हैं। अभी भी कुछ अंधकार दिखता है। जब संक्रमण काल होता है, परिवर्तन का समय जब होता है, तब बहुत सी विद्रूपताएं दिखती हैं। अमृत जब निकलता है समुद्र मंथन से, उससे पहले हालाहल भी निकलता है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि हताश और निराश होने की आज आवश्यकता नहीं है। इतनी अनुकूलता हमारे सामने, संसार के सामने परिस्थितियों ने पैदा की है। ये कालक्रम है। हम तो जब पढ़ते भी हैं, कालो ही भगवान अनादि निधन है, तो उस अनादि निधन काल की ऐसी व्यवस्था है। और सौभाग्य से इस संक्रमण काल के साक्षी मैं, मेरी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी रहने वाली है। तो यह जो एक अनुकूलता संसार भर में आने वाली है, जिस आशापूर्ण भविष्य की मैं बात कर रहा हूं, इतनी अनुकूलता आपको देखने को मिल रही होगी। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा। 20 साल पहले भी जब चिकित्सा करते समय रोगी आता और उसको निदान करने के बाद कहते भी जरा इतना सा करेक्शन करिए, आपके खान पान में इतना बदलाव करिए, इतना सा आप योगाभ्यास व्यायाम कर लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो भी उसकी प्रतिक्रिया ये रहती थी कि सर दवा तो दीजिए कुछ। आज उस मानसिकता में बदलाव आया है। आज जो व्यक्ति स्वस्थ है, वह स्वस्थ रहना चाहता है। इस बुराई में से ये अच्छाई निकल कर आई है। 3 साल पहले जो एक बुराई आई थी, उसमें से अच्छाई ये निकल कर आई है। तो हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होने लगा है। यद्यपि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, परंतु इस अनुकूलता का लाभ हमें मिलेगा। जब कहीं विद्यार्थियों के बीच में जाता भी हूं, तो वो पूछते भी हैं, जहां कहीं नव प्रवेशित विद्यार्थियों की बात करता हूं, तो वहां पहला प्रश्न मेरा उनसे यही होता है कि भाई आप लोग आयुर्वेद में आ गए, बहुत अच्छी बात है, आप बाई चांस आए हो या बाई चॉइस आए हो? तो वो संकोच में होते हैं। मैं उनको कहता हूं संकोच की जरूरत नहीं। अगर आप बाई चांस भी आए हो तो भी ठीक है, बाई चॉइस आए हो तो बहुत ही ठीक है। तो बाई चांस भी अगर आए हैं इस फील्ड में, अब वो स्थिति बदल रही है। अब लोगों की चॉइस बदलने लगी है। हाँ, अभी भी जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि औपनिवेशिक प्रभाव है परिवारों के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी, ठीक है, कोई विरोध नहीं है हमारा उनसे। परंतु जिस प्रकार की पारिस्थितिकी अनुकूलता हमारे सामने उपस्थित हुई है, आज सारा संसार इन चुनौतियों से निकलना चाहता है, जिन चुनौतियों से हम पार पाकर आ चुके हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने शास्त्र के प्रति पूर्ण विश्वास और
जहां कहीं भी किसी के भी द्वारा कही गई बात इस औपनिवेशिक प्रभाव के कारण, औपनिवेशिक दुष्प्रभाव के कारण उससे बाहर निकलकर सत्यान्वेषी होकर सत्यान्वेषण करते हुए शास्त्र का आधार मानते हुए यदि हम उपस्थित समय का स्वागत करेंगे तो आने वाली पीढ़ी ये मानकर चलिए कि इस अनुकूलता का बहुत लाभ लेने वाली है और संसार की जैसी जिस प्रकार की अपेक्षा है उस अपेक्षा को भी पूरा कर पाएगी। मैं तो इतना आशावादी हूं। चुनौतियां जाती जाती हैं, अनुकूलताएं आने वाली हैं, परंतु चुनौतियां बनी रहेंगी तो हम गतिशील क्रियाशील रहेंगे। एक चुनौती खत्म होते ही हम ये मान बैठे कि अब हमारी विजय हो गई। अभी अंतिम विजय बाकी है, बहुत से काम अभी अधूरे हैं, परंतु इतना मानकर चलिए कालक्रम से ये करवट ले चुका है। अब वैश्विक पटल पर भी और दैशिक पटल पर भी ये जो अनुकूलता सामने आ रही है, अब इसमें छोटी छोटी बातें, कुछ वैयक्तिक स्वार्थ की बातें हो सकती हैं, कुछ समुदाय के स्वार्थ की बातें हो सकती हैं। हम सिर्फ उनको चुनौती न मान बैठे। एक समग्र रूप से, व्यापक रूप से अगर हम इस प्रकार का विचार करेंगे तो मानकर चलिए कि जो स्थिति 100 साल पहले थी वो 50 साल पहले नहीं थी, जो 50 साल पहले थी वो आज नहीं है। आने वाले 25 साल बाद जब हम हमारा देश स्वाधीनता की, मैं फिर बोल रहा हूं, स्वाधीनता की जब शताब्दी मनाएगा तब तक शायद समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जिस जिस तंत्र का आना बाकी है वह तंत्र भी आएगा। आज इस पीढ़ी पर, जो वर्तमान पीढ़ी निकल कर आ रही है, इस पीढ़ी पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तंत्र को स्थापित करने के लिए हम प्रयासरत रहें। अपना सर्वात्मना पूरी श्रद्धा के साथ, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है यही कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय है। इसलिए तीनों चीजें, श्रद्धावान भी होना आवश्यक, तत्परायण रहना, तत्परायण रहना, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे दैनिक हो, चाहे पाक्षिक हो, चाहे मासिक हो, इस प्रकार के सभा संवाद में जुड़कर अपना अपना अवदान देना और प्रतिपल इस बात का एहसास होते रहना कि मैं कितना गर्व सौभाग्यशाली हूं कि भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ। उससे भी कहीं अधिक सौभाग्यशाली तो मुझे आयुर्वेद के इसमें परिवेश में पलने बढ़ने का मौका मिला। ये हो सकता है कोई ये कहे कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। सरकारी नौकरियां तो सरकारों के बनने के बाद आने लगी हैं, पूर्वजों ने हमारे करते ही आए हैं। इसलिए योगक्षेम की चिंता किए बिना ये सच मानकर चलिए, कोई हमारे श्रोता ये कह भी सकता है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आप प्रोफेसर ले लिए इसलिए आदर्श की बातें करना आसान है। व्यावहारिक धरातल भी प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां अवश्य होंगी, परंतु जब अपने इष्ट पर और अपने विज्ञान पर विश्वास होगा तो मानकर चलिए योगक्षेम के लिए चिंता बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब व्यवस्थाएं बनने वाली हैं और आज ये चुनौतीपूर्ण समय जाने वाला है, आशापूर्ण समय आने वाला है, परंतु इन आशापूर्ण समय का स्वागत करने के लिए जो कुछ संकल्प हमें करने की जरूरत है, हम स्वयं भी अपने लक्ष्य स्वयं तय करें। शास्त्र भी हमें मार्गदर्शन देता है, समय काल और परिस्थितियां हमें कुछ अनुकूलताएं देती हैं, कुछ संकल्प करने का अवसर देती हैं। आज इस प्रकार का संकल्प यदि हम करते हैं तो फिर से मैं बहुत आशान्वित हूं कि ये आने वाला समय निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे विज्ञान के लिए बहुत ही अनुकूलताएं लेकर आने वाला है। बस हमको उस प्रकार की तैयारी रखने की जरूरत है कि हम सब लोग उस ट्रेन में चढ़ जाएं जो ट्रेन आने वाली है। विकास यात्रा प्रारंभ करते हुए एक उस मुकाम पर, उस मंजिल पर, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो ट्रेन चल पड़ी है। बस पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, मैं जहां हूं, मैं जिस भूमिका में हूं, जो दायित्व मुझे परिवार ने, समाज ने, सरकार ने दे रखा है, निष्ठा पूर्वक, परिश्रम पूर्वक उसका यदि निर्वाह करता हूं तो ये निश्चित मानकर चल रही है कि शायद 25-30 साल बाद मेरी पीढ़ी के लोग इसके लिए दृष्टा भाव से उपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे, परंतु आने वाली पीढ़ी के साथ मैं बहुत आशान्वित हूं। जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं बहुत परिश्रम के साथ, बहुत मेहनत के साथ
समय के तकाजा इसको जानते हुए अपने अपने क्षेत्र में अवश्य उन्नति करेंगे। और वही एक जो संकल्प हेतल जी हर फ्लेयर में दोहराती हैं, वो निश्चित रूप से जब पूर्ण होगा तो मैं ये मानूंगा कि हम अपने क्षेत्र में अब स्वतंत्र के साथ आ गए हैं। मुझे लगता है इस समय की सीमा को देखते हुए इतना सा निवेदन करना मुझे पर्याप्त लगता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी तरह से आयुर्वेद की कथा भी अनंत है, परंतु जो कुछ मन मस्तिष्क में विचार थे कितने अच्छे थे, कितने अनुकूल थे, कितने उपयोगी थे, ये सभासद तय करेंगे। परंतु अच्छा लगे तो हेतल जी को धन्यवाद दीजिए, कुछ तो मेरी अपनी है, उसके लिए मैं स्वयं प्रस्तुत हूँ। अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को इस संवाद के साथ जुड़े इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नेति नेति शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं समझती हूँ कि ज्ञान के सागर में एक आपने अवगाहन करवा दिया। और मुझे लगता है कि जो आज से 1000 साल पहले मुस्लिम इतिहासकार अलबेरूनी ने कहा था भारत के बारे में, क्योंकि वो वहां से चले, उन्होंने अनेक देश के अनेक लोगों का बिहेवियर, रीत भात और जो आचार विचार सब कुछ देखे हैं, और वो अपना लिपिबद्ध भी करते जा रहे हैं। तो उनमें उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं ना, 3 बात में अलग है जो दुनिया में नहीं मिली मुझे। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं यहाँ उसको कहना चाहूंगी कि पहली बात उन्होंने कही कि ये हिंदुस्तानी है ना, वचन के बड़े पक्के होते हैं। कि एक बार कह दिया ना कि भाई वचन है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो कहते मर के भी करते हैं, चाहे कुछ हो जाए वचन से नहीं मुकरते। ये हिंदुस्तानी कभी झूठ नहीं बोलते, है ना, कि जैसे परिस्थिति से बचने के लिए कि हाँ 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 ठीक है आज कर दूंगा कल कर, मैंने कहा था, ये झूठ नहीं बोलते। और तीसरा, जो आपने शुरुआत में ही कहा इस व्याख्यान में, कि हिंदुस्तानी अपने अतीत के ऊपर, अपने भूतकाल के ऊपर, अपने पूर्वजों, पितृ पक्ष चल रहा है, सभी पितरों को नमस्कार करते हुए पितरों के ऊपर वो बहुत ज्यादा गौरवान्वित है, नाज करते हैं, उनके सारे शौर्य कर्मों उनको मुंह जुबानी याद है, परम आदर का भाव रखते हैं अपने पितरों के लिए। तो देखिए कि 1000 साल पहले बाहर से आक्रमण करता आया, वो अपनी हिस्ट्री में ये लिख रहे हैं हमारे बारे में कि हम ऐसे लोग थे। और मुझे लगता है कि अगर पुरातन गौरव का भाव अगर स्थित हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं रुक पाए, हम अनस्टॉपेबल बन जाएंगे और हमारी बहुत ज़्यादा उन्नति होगी। आज बहुत सारे लोग, विशेष लोग जुड़े हुए हैं। सभी स्वस्थ परिवार का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ यहाँ पधारने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और मैं सभी को बारी बारी निवेदन करूंगी कि आप अपने दो दो शब्दों से या ज़्यादा भी कह सकते हैं, उससे हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर काशी जी से निवेदन करूंगी कि आप हमें उद्बोधन दें। डॉक्टर काशी जी। हेलो डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर पुनीत जी, आप तब तक करिए, मैं एक बार देख लेती हूँ कि डॉक्टर साहब है कि नहीं। अभी 2-3 बार तो मैंने बीच में देखा डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर पुनीत जी। अच्छा हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इसको माइक्रोफोन ऑन नहीं किया, सॉरी। हो जाएगा डॉक्टर साहब, अभी कर सकते हैं, सॉरी। मैं भी देखो भाव विभोर होके सुन रही हूँ ना, तो मुझे अनम्यूट करना याद नहीं रहा। क्षम्यता। जी डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। काशी जी। हाँ काशी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही है। डॉक्टर पुनीत। जी सर नमस्ते। हाँ जी जी। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते पुनीत भाई। जी जी सर, बहुत ही अच्छा सर उद्बोधन आपका हमेशा रहता है, आज भी सुनने का अवसर मिला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी तरह से निरंतर हमें सुनने का अनुभव प्राप्त होता रहे सर, बस यही शुभकामनाएं है सर। हाँ धन्यवाद डॉक्टर पुनीत जी। डॉक्टर
डॉक्टर काशी जी ने हाथ भी हैंड रेज कर रखा है, मगर शायद पता नहीं, या तो कोई दिक्कत हो रही है। बहुत अद्भुत रहा, ऐसा तो उन्होंने कहा है। बहुत सारे लोगों ने सराहना की है। डॉक्टर प्रीति तोमर, डॉक्टर पूनम तेटरवाल, डॉक्टर प्रीति अगेन है ना, प्रणाम भी कहा है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर समीधा, वेरी नॉलेजेबल लेक्चर सर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप में से कोई कुछ व्यवहारिक या दूसरा या कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। जैसे हमारे प्रत्येक लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, ऐसे आप पूछ सकते हैं। जी, डॉक्टर गीता बेनीवाल जी, सही बात कही। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक लेक्चर रहा। सही कह रहे हैं डॉक्टर अनिल जी, सही बात है। हिस्टोरिक भी बहुत अच्छा है। जो आदरणीय भाई साहब ने एक विशपला की टांग यानी पैर कट गया था, वो नया लगाया था, उसकी अभी भारत सरकार की ओर से डीडी दूरदर्शन पर एक बहुत अच्छा 75 एपिसोड्स का सीरियल बना है। तो वो अगर आप देखेंगे तो उन सारी ऐतिहासिक घटनाओं का चित्र ऐसे फिल्मांकन किया गया है। तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने उसके कुछ एपिसोड्स मौर्य वंश तक देख लिए और मुझे वो बहुत अच्छे लगे कि वास्तव में हम सिर्फ एक मन में परिकल्पना करते हैं, मगर वहां विशपला एक स्त्री है और वो अपने ग्राम की प्रधान है और वो युद्ध तक में भी पार्टिसिपेट करती थी। यानी भारत में नारियां कभी भी परतंत्र, दबी कुचली और ऐसी नहीं रही। हमारा अपाला, ब्याला, गोशा, विशपला, चाहे बहुत सारी विदुषियों के नाम हम ले सकते हैं कि जो यहाँ कंधे से कंधा मिला के प्राचीन समय से काम करती थी। और दूसरा एविडेंस है उसका, है ना, कि भाई हमारे मन में आया हमने बोल दिया, ऐसा नहीं है। सभी का पुराण, उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ, बहुत सारी जगह इसके रेफरेंसेस मिलते हैं और हम उसको लिखा हुआ देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर किरण ने भी अच्छे उद्बोधन, प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए सराहना की है। डॉक्टर प्रियंका कह रही है आयुर्वेद को नए आयाम पर पहुंचाने के लिए सर ने मार्गदर्शन किया और नया जोश भर दिया। बिल्कुल सही बात है। और नया जोश भर देने वाला उद्बोधन रहा है। बिल्कुल, हमारी ओर से भी धन्यवाद और आपका धन्यवाद भी सर तक मैंने पहुंचा दिया। तो मुझे लगता है कि आज का बहुत अच्छा है। सारे बच्चे अपने अपने पार्टिसिपेंट्स उत्साह से भरे हुए हैं और मुझे लगता है कि जो मैं सबसे अंत में कहती हूँ कि अपने अपने जगह पर अपने हिस्सेदारी का दान या कर्तव्य हम जब निभा देंगे तो मुझे लगता है कि हम आयुर्वेद के जितने भी विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद के लिए एक अच्छा परिदृश्य, अच्छा वातावरण निर्माण करेंगे, जिससे भारत के लोगों की पहली चॉइस आयुर्वेद होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के लोगों की चॉइस में हम आ गए ना, उस दिन फिर हमें किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि हमें बजट ज्यादा चाहिए, हमें ये चाहिए, है ना। जहां लोग खड़े होते हैं सरकार उन्हीं के साथ होती है। सरकार मानी प्रजातंत्र है ये, और प्रजा के लिए है, प्रजा के द्वारा है, तो कहीं ना कहीं स्वीकृति हो जाती है। तो विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका हमेशा हमें मार्गदर्शन भी रहा। फिर भी आज एक धन्यवाद ज्ञापन मैं कर रही हूँ, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इमरजेंसी स्पीकर के लिए भी, सही बात है, हमेशा आपने अपना साथ दिया। और मैं समझती हूँ कि उससे बड़ा माइंड में एक दिमाग में शांति रहती है कि कोई नहीं मिला तो मेरे पास इमरजेंसी स्पीकर भी 10 है, तो उनमें से आपका नाम भी रहता था हमेशा। तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कोई भी शुक्रवार को ऐसा समय नहीं आया कि आज क्या करेंगे और आज कौन करेगा। और सारे पार्टिसिपेंट्स का भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए। आप हमेशा जुड़कर हमारा भी उत्साहवर्धन करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद के अच्छे दिन के लिए हम नजदीक जा रहे हैं
और ऐसे ही आप कार्य करते रहे। और भाई साहब बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र बोल रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सभी का धन्यवाद। विश्व मंगल की कामना के साथ अगले शुक्रवार को नए उत्साह के साथ हम फिर सबसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।